लेकिन उस प्रोसेस को अप्लाई हम तभी करते हैं, ध्यान दीजिएगा, द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के जो तरीके आते हैं, मेथड आते थे, वो हमने कहा था मुख्यतः इसके 3 मेथड होते हैं। ठीक, मुख्यतः 3 मेथड होते हैं। 3 कौन कौन से? पहला हमने आपको बता दिया गुणनखंड विधि, और उस पर कुछ एग्जाम्पल भी आपको हमने सॉल्व करवा दिए। दूसरा मेथड जो आपका होगा, उस मेथड का नाम है पूर्ण वर्ग विधि। दूसरा तरीका जो आपका है उसका नाम है पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है, यानी कंप्लीट स्क्वायर मेथड। कंप्लीट स्क्वायर मेथड, ठीक। कंप्लीट स्क्वायर मेथड को कब हम लोग अप्लाई करते हैं? जब हम लोगों का फैक्टर मेथड जो है, यानी गुणनखंड विधि जो आपकी है, वो लागू नहीं होती। जब किसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, आप किसी क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो आप ये देखते हैं कि सबसे पहला जो मेथड है उसको अप्लाई करते हैं, यानी फैक्टर मेथड को। जब फैक्टर मेथड अप्लाई नहीं हो पाता, यानी फैक्टर मेथड से उस क्वेश्चन को हम नहीं सॉल्व कर पाते हैं, तब हम लोग चलते हैं कि अब चलिए पूर्ण वर्ग विधि यानी कंप्लीट स्क्वायर मेथड को सॉल्व किया जाए, इसको अप्लाई किया जाए। कैसे अप्लाई करते हैं इसको थोड़ा ध्यान देके सीखिएगा कि पूर्ण वर्ग विधि जो है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड जो है, इसको हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, यानी कौन कौन सा प्रोसेस इसके ऊपर हम लोग लागू करते हैं उसको देखिएगा। पहला काम ये होता है, आपको पता है कि किसी द्विघात समीकरण का जो जनरल फॉर्म होता है, यानी व्यापक समीकरण जो होता है, उसको हमने आपको बताया था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म होता है किसका? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। जबकि where a, b एंड c बिलोंग टू रियल नंबर, जहां a, b और c जो होता है ये वास्तविक संख्याएं होती हैं। रियल नंबर ये लिखा है, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। और a आपका डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वास्तविक संख्याएं, और ये डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी ये का मान 0 कभी ना हो, क्योंकि ये का मान अगर 0 हो गया तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह ही नहीं गया, ये द्विघात समीकरण आपका नहीं रह गया। ठीक, तो अब यहां देखते हैं कि सॉल्व कैसे करते हैं, मतलब पूर्ण वर्ग विधि जो है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड जो है, हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक, प्रोसेस क्या होता है, इसका वर्किंग रूल क्या होता है, क्रिया विधि क्या होती है, कार्य विधि क्या होती है, उसको देखिए। तो बहुत ध्यान पूर्वक समझिएगा, बहुत आसान है, और अगर समझ नहीं पाए तो बहुत कठिन भी है। ठीक है, तो बहुत आसान, लेकिन अगर समझ नहीं पाए तो बहुत ही कठिन है। देखिए, जैसे हमने ले लिया कि आपका एक जनरल इक्वेशन दिया है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका दे दिया गया। अब यहां हम लोगों को सबसे पहला रूल जो है, वो रूल हम लोगों का था फैक्टर मेथड, गुणनखंड विधि, उससे सॉल्व करते थे। तो उसका प्रोसेस जो था, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, यानी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, उसको पहले जो अचर पद होता था उससे गुणा करते थे। ये देखिए, a का मल्टीप्लाई करते थे c से, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम लोग मल्टीप्लाई किससे करते थे, जो आपका कांस्टेंट टर्म दिया गया था यानी c से, तो ये हो जाता था ये इंटू c, यानी ac मिल जाता था। और AC का कोई दो फैक्टर ऐसा करते थे कि जोड़ने या घटाने पर, ये इंटू सी, जोड़ने या घटाने पर हमको क्या मिल जाए, b मिल जाए। यहां देखते थे जो कांस्टेंट के सामने जो सिंबल लगा है, चिन्ह लगा हुआ है,
वो प्लस का है तो जोड़ना पड़ता था, अगर माइनस का है तो घटाना पड़ता था। तो आप a प्लस माइनस सी इजिकल टू बी लेके आते थे, यानी जहां पर b आपका लिखा है, b क्या है, x का गुणांक है, कोफिशिएंट ऑफ x इन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी दिए गए इस द्विघात समीकरण में b क्या होता है, आपका x का गुणांक होता है। तो अब यहाँ इस रूल से जो हमने सॉल्व करना शुरू किया, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि वो सॉल्व नहीं हो पाते आपके गुणनखंड विधि से, यानी जो आपका फैक्टर मेथड है उसके सॉल्व नहीं हो पाते, कुछ ऐसे भी होते हैं। तो उनके लिए आपका पूर्ण वर्ग विधि अप्लाई करते हैं हम लोग। अब पूर्ण वर्ग विधि देखिए, मुख्यतः आपकी वैसे अगर देखा जाए तो दो ही विधियां, क्योंकि तीसरा विधि आपका आएगा सूत्र विधि, यानी श्रीधराचार्य जी का सूत्र, जो कि डायरेक्टली हम लोग वैल्यू पुट करके और उत्तर ले लेते हैं। लेकिन मुख्यतः आपकी दो ही होती हैं, एक होता है गुणनखंड विधि और दूसरा आपका ये आपके सामने है पूर्ण वर्ग विधि। ठीक, इसमें करते क्या है, जैसे इसको आपने देखा, मान लीजिए फैक्टर नहीं हो पा रहा है, फैक्टर मेथड से आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक, तो पहला प्रोसेस देखिएगा कि क्या आपको करना है। सबसे पहली स्थिति ये बनेगी आपकी कि जो अचर पद है इसको बराबर के दूसरे तरफ भेज दीजिएगा, जो आपका अचर पद है इसको बराबर के दूसरे तरफ भेज दीजिएगा। तो देखिए यहाँ ax स्क्वायर प्लस bx और अचर पद यानी कांस्टेंट टर्म आपका क्या है, c है, तो c को आप बराबर के उधर भेज दीजिए, तो इधर प्लस c है, उधर गया तो माइनस c हो गया। ठीक, इधर आपका प्लस c है, उधर गया तो आपका माइनस c हो गया। एक प्रोसेस आपने कर लिया, ठीक है, एक प्रोसेस आपने कर लिया। दूसरा प्रोसेस आपका होता है इसी में, दूसरा जो रूल होता है वर्किंग रूल, वो कहता है कि जो x स्क्वायर का गुणांक है उसको आपको यूनिक बनाना है। यूनिक का मतलब एक बनाना है, एक, जो आपका x स्क्वायर का गुणांक है उसको आपको एक बनाना है। x स्क्वायर का गुणांक जब आप एक बनाएंगे तो कैसे एक बनेगा ये भी देखिए। अगर a से सभी को अगर हम डिवाइड करें, देखिए x स्क्वायर का गुणांक क्या a है, यानी x स्क्वायर के गुणांक से पूरे के पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, पूरे के पूरे द्विघात समीकरण को हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। पूरे द्विघात समीकरण को हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए यहां लिखेंगे क्या कि a से दोनों पक्षों में भाग करने पर डिवाइड कर देते हैं। ठीक, a से दोनों पक्षों में भाग कर देते हैं। तो जब ये से भाग करेंगे तो ये x स्क्वायर प्लस बी एक्स अपान ये इजिकल टू माइनस सी अपान ए आ जाएगा। ठीक, अब यहां देखिए इसको आप अलग कीजिए बाई फ्रैक्शन रूल, जो भिन्न का नियम होता है उस भिन्न के नियम के थ्रू इसको जब अलग करेंगे तो आएगा ए एक्स स्क्वायर अपान ये प्लस बी एक्स अपान ये इजिकल टू माइनस सी अपान ए। देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है आपका, ए से ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है, तो ये मिल जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपान ये और इजिकल टू माइनस सी अपान ए, ये मिल गया आपको। अब यहां इसको हम ऐसे फॉर्मेट में बनाते हैं कि इधर आपका जो है लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस बी या a माइनस बी के टर्म में कोई ना कोई फार्मूला जनरेट हो जाए, कोई ना कोई फार्मूला बन जाए। ठीक, तो अब आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है आपका। ठीक, तो अब इन्हीं दोनों फार्मूले में से किसी एक फार्मूले को आप बनाएंगे, जिसको भी आप बना सकें, जिसको भी आपको आसान लगे उसके अकॉर्डिंग आप बनाइए। तो अब थोड़ा गौर कीजिएगा, एक्स स्क्वायर को आपने ऐसे लिख दिया और प्लस प्लस लगा हुआ है 2 इंटू एक्स आपका लिखा है और इंटू बी बाई ए,
देखिए जब यहाँ पे 2 से आपने गुणा किया तो अगर 2 से भाग कर दीजिए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका सीधा b बाई ए इंटू एक्स इजिकल टू माइनस सी बाई ए। अब ये देखिए फार्मूला किस बिहेव पे दे रहा है, एक्स यानी ए स्क्वायर प्लस 2a b के जगह पर लिखा है आपका b बाई 2a। ठीक, तो अगर हमको b स्क्वायर मिल जाए तो हमारा सारा का सारा प्रोसेस अप्लाई हो जाए इसके ऊपर। तो अब यहां देखिए एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी आपका पड़ा है प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी अपान 2a और b के जगह पर आपका लिखा है b अपान 2a यानी b स्क्वायर हमको चाहिए। तो अगर इसका स्क्वायर करके हम लोग दोनों पक्षों में जोड़ दें दोनों पक्षों में अगर हम लोग जोड़ दें इसका स्क्वायर करके तो देखिएगा कि हमारा सारा का सारा प्रोसेस अप्लाई हो जाएगा। अब ये फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इजिकल टू इधर तो आपका दिया ही माइनस सी बाई ए प्लस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। ये हो गया। अब इसको आप सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद में स्क्वायर रूट ले लीजिए, आगे सॉल्व कीजिए स्क्वायर रूट ले लीजिए तो वहां से आपको x का मान मिल जाएगा। ठीक, और जो भी x का मान यहां से मिलेगा उसी मान को एक जनरल इक्वेशन के अकॉर्डिंग उसी मान को हम लोग क्या कहते हैं कि ये श्रीधराचार्य का सूत्र है। तो आप अप्लाई करते हैं, प्रोसेस करते हैं पूर्ण वर्ग विधि, कंप्लीट स्क्वायर मेथड। अगर कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाता है तो हम लोग इसकी तरफ चलते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखिएगा इसी पूर्ण वर्ग विधि पर जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को आप गौर कीजिएगा। सबसे पहले क्या करना है आपको, अचर पद को बाहर भेज देना है बराबर के दूसरे तरफ, फिर एक्स स्क्वायर के गुणांक से सबको भाग कर देना है, ये प्रोसेस हो गया। फिर उसके बाद में आगे आपको सॉल्व करके और ये प्लस बी का होल स्क्वायर या ये माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बना लेना है और उसी फार्मूले पे रख के एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेना है, एक्स का मान निकाल लेना है। और ये प्रोसेस आपका कहीं ऐसा नहीं है कि किसी क्लास में नहीं मिलेगा, आपको ये प्रोसेस हर एक क्लास में मिलेगा जब तक आप गणित से नाता जोड़ के रखते हैं। ठीक है, अगर गणित से नाता जोड़ के आप नहीं रखते तो नहीं मिलेगा, कहीं कहीं तक बीच बीच में मिल जाएगा, लेकिन पूरी उम्र आपकी अगर आप पढ़ते हैं तो मिलेगा जरूर। अब आइए देखते हैं एक क्वेश्चन, इसी पे एक एग्जांपल, उस एग्जांपल को हम लोग फाइंड करते हैं कितना वैल्यूएशन आएगा। और एक चीज मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं, ध्यान दीजिएगा। आपने 9 में पढ़ा होगा, 10 में पढ़ा होगा, एक होती है काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, क्योंकि उसकी जरूरत हमको पड़ जाएगी। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक, काल्पनिक संख्या हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करें कि ये आपकी काल्पनिक संख्या है, ये आपकी इमेजिनरी नंबर है, कैसे रिप्रेजेंट करें। तो उसके लिए बहुत सिंपल सा प्रोसेस था कि हमने डिफिनीशन भी आपको बताया था कि जिन संख्याओं को, ठीक है ध्यान दीजिएगा, जिन संख्याओं को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट ना कर सके, केवल उनकी कल्पना ही हम लोग कर सकें कि हाँ हो सकता है, लेकिन वो रिप्रेजेंट ना कर सकें, तो वो संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं, काल्पनिक संख्या। ठीक, छोटे स्टैंडर्ड की डिफिनीशन, बहुत छोटे स्टैंडर्ड की जो डिफिनीशन होती है उसको भी आप जान लीजिए, बहुत छोटे स्टैंडर्ड। जी जी, नहीं चैप्टर फर्स्ट नहीं है, 4th में है, लेकिन कुछ चीजें आपको मिलेंगी इसमें, इसलिए हम आपको इमेजिनरी नंबर के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, अब यहां देखिए आपको नए त्रिकोणमिति वाले में लगाना। ठीक है, अब यहां देखिए इमेजिनरी नंबर क्या होता है,
हमने आपसे बताया कि जिन संख्याओं को हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित हूबहू ना कर सके, जिनकी कल्पना कर सके, तो आपकी काल्पनिक संख्याएं होती हैं। लेकिन स्थिति ये आई कि कुछ छोटी छोटी कंडीशन और भी होती हैं जिनको हम याद रखने के लिए छोटे छोटे क्लासों में याद रखते हैं। हालांकि आगे चल के आपको ऐसी बहुत कम स्थितियां मिलेंगी, लेकिन छोटे छोटे क्लासों में हम लोग याद रखते हैं। बताया जाता है कि वह संख्याएं, ठीक है, वह संख्याएं जिनका वर्ग ऋणात्मक प्राप्त हो, ठीक है, वह संख्याएं जिनका वर्ग ऋणात्मक प्राप्त हो, तो वो आपकी क्या कहलाती हैं? काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। जिनका वर्ग निगेटिव नंबर हो, जिनका वर्ग आपका निगेटिव नंबर हो या निगेटिव नंबर प्राप्त हो, तो वह संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं? काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं, इमेजिनरी नंबर कहलाती हैं। जैसे आप देखिए स्क्वायर रूट -2, तो अगर इसका हम स्क्वायर करते हैं तो आएगा स्क्वायर रूट -2 का होल स्क्वायर, और जब भी स्क्वायर हम लोग करते हैं तो इसका वैल्यू आ जाएगा -2। ठीक, स्क्वायर रूट -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाता है? -2 हो जाता है। इस वजह से हम लोग ये कहते हैं कि अंडर रूट -2 एक काल्पनिक संख्या है। कुछ और भी कहा जाता है कि वह अभाज्य संख्याएं, ध्यान दीजिएगा, वह अभाज्य संख्याएं जिनका मान ऋणात्मक के साथ, जिनका वर्गमूल न ज्ञात किया जा सके, ठीक है, वह अभाज्य या भाज्य या वह संख्याएं या वह ऋणात्मक संख्याएं जिनका वर्गमूल हम ज्ञात ना कर सके, वो आपकी काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, छोटे तौर पे वह संख्याएं जिनका वर्ग एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो, उन्हें हम लोग काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी कहते हैं। और भी छोटी, तो भाई इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो बताया जाता है, एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जिनका नाम था यूलर जी ने बताया कि एक